Hello everyone. So today we will be starting with a new topic. जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दिस टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूजफुल रहेंगे एंड फॉर योर नॉलेज आल्सो. सो राइट नाउ आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग द ब्लड एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स स्पेशली द कोएगुलेशन. सो एक्सपेरिमेंट्स में BTCT करके वी हैव वन टॉपिक. सो ये उससे रिलेटेड रहेगा. ओके. BTCD is a very easy topic to deal with, but the important factor over here is कि वो जितना easy है उसकी वाइवा उतनी ही difficult होती है. So generally, when we think about blood or when we talk about blood, what is it that we generally think about? We think about the red color fluid which flows through all the blood vessels. So लाल रंग का एक fluid है जो हमारी नाड़ियों में से बह रहा है. This is what we generally imagine. Actually, what does a blood look like? Blood is a fluid which consists of different blood cells. For example, your RBCs, your WBCs, the platelets, and apart from this, जितने भी हमारे plasma proteins हैं, hormones हैं, जिनकी movement from one place to the other place होती है, including the enzymes and the different such extracellular fluids, जो generally ब्लड की सहायता से मूव करते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ब्लड में जाते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ब्लड के साथ में ही प्लाज्मा, जो कि हमें इस पिक्चर में येलो कलर की फ्लूइड के रूप में दिखाई दे रहा है, सो वो प्लाज्मा के साथ में आगे बढ़ते हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड ब्लड? बिकॉज जनरली जब हमें चोट लगती है या फिर फिंगर कट्स होते हैं या किसी और तरीके से जब खून बहता है तो वो जनरली रेड कलर का ही रहता है. So how did it people come to a conclusion कि उसमें प्लाज्मा कंटेंट रहता है? So what happens है जब हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं, प्लेन जो ट्यूब रहती है, the one with the red cap, okay, उसे प्लेन ट्यूब कहते हैं बिकॉज उस ट्यूब के अंदर कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है. ओके. सो जब हम उसके अंदर बिना किसी एंटीकोएगुलेंट वाली ट्यूब के अंदर या फिर इवन इन दी केस ऑफ जिन ट्यूब्स में कोएगुलेंट रहते हैं, मतलब जिसमें ये क्षमता होती है कि वो ब्लड को बिल्कुल भी जमने ना दे, इकट्ठा ना होने दे, उन ट्यूब्स में भी अगर आप ब्लड कलेक्शन करते हो एंड यू लीव इट असाइड फॉर एन आवर और टू और मे बी इवन हाफ एन आवर के लिए भी अगर आप उसको साइड में रख देते हैं ट्रे में, तो क्या होता है कि जो ब्लड के हेवी पार्टिकल्स है, लाइक इट हैपेंस विद ऑल द फ्लूइड्स, राइट, जो जितने भी हेवी पार्टिकल्स रहते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ दिस कलेक्टेड ब्लड, जो हेवी मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं एंड द लाइटर वंस आर विजिबल इन द अपर पार्ट. सो व्हाट हैपेंस इज जब हम लोग ब्लड कलेक्शन करके कोई भी ट्यूब प्लेन और एंटीकोएगुलेंट वाला when we keep it aside, after some time we observe कि हमें ऊपर की तरफ एक येलो पोर्शन मिलता है and नीचे रेड पोर्शन मिलता है. So generally the red portion it comprises of the red blood cells जो उसको रेड कलर इम्पार्ट करता है, एंड द येलो पोर्शन दैट इज जनरली डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्लड सेल्स. तो उसमें WBCs वगैरह भी नहीं रहते हैं, उसमें ज्यादातर आपको आयंस, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, ये सब पार्ट मिलेगा. येलो कलर पार्ट और रेड कलर पार्ट के बीच में छोटा सा एकदम नॉट ग्रे एरिया बट काइंड ऑफ a very fuzzy kind of area रहता है, उसे हम लोग buffy coat कहते हैं. So this buffy coat actually comprises of whom? It comprises of the WBCs and platelets. Okay? So जैसे हमने बात किया कि हमारी जो blood vessels है उसमें जो खून बह रहा है उसमें plasma and blood component साथ में रहते हैं. So जब हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो we talk about रस रक्त संवहन. ओके. तो इसमें से जो रस है दैट इज योर प्लाज्मा, रक्त है दैट इज योर ब्लड एंड संवहन मींस सर्कुलेशन ओवर देयर. ठीक है. सो वी हैव गॉट ब्लड वेसल्स, वी हैव गॉट प्लाज्मा, इसमें हमारे पास ब्लड सेल्स रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं एंड WBCs रहते हैं. सो जो अगर हम रक्त की बात करेंगे तो रक्त में हमारे ब्लड सेल्स आते हैं, दैट इज WBCs एंड RBCs एंड आल्सो प्लेटलेट्स आर फाउंड विद देम. इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें हमारा बोन मैरो या फिर जो बोन फॉर्मिंग दी
ब्लड सेल्स फॉर्मिंग जो सेल्स हैं जो कि हमें बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन में मिलते हैं, उनके भी बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन रहना इज अगेन प्रिटी इम्पोर्टेंट. Okay, so again similar picture. हमारे पास प्लाज्मा है, we have got a buffy coat, we have got एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन. जनरली जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन होती है वो होती है बिकॉज जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनको स्टैकिंग अप की बहुत ज्यादा आदत होती है. सो दे हैव दिस हैबिट जहाँ पे वो अन्यूक्लिएटेड होने के बाद में, मतलब जब न्यूक्लियस निकल जाता है आरबीसीज में से, उसके अंदर उनका एक अपना अलग एक शेप हो जाता है, राइट? एंड वो जो शेप होता है वो उसको इनेबल करता है एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप करने के लिए. ओके, सो योर होमवर्क नंबर 1 इज कि ये जो स्टैकिंग अप हो रही है इसे क्या कहते हैं? ओके, so 45% of the total blood that we have comprises of the RBCs. तो RBCs की normal range it's in millions, right? Buffy coat is just a 1% or less than 1% of the total blood volume. So उस buffy coat में भी WBCs के अंदर platelets होते हैं. अगर आप normal range देखोगे WBCs की, it is in thousands. So कहाँ पे millions and कहाँ पे thousands, ठीक है? एंड देन आता है प्लाज्मा. सो प्लाज्मा जो है दैट इज वेरी रिच इन वाटर कंटेंट. उसके साथ में उसके पास प्रोटीन्स, एमिनोग्लोबिन्स एंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए. सो दैट इज, अगर आयुर्वेद की तरफ देखें तो हमें रस और रक्त ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारी नसों में दौड़ते हैं. ऑन इट्स ओन ब्लड काफी हैवी है. अगर आप उसको आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो तो हम लोग बोलते हैं कि जो रस है वो कहीं ना कहीं कफ से रिलेटेड है. तो अगर आप यहाँ पे प्लाज्मा कंटेंट देख रहे हो जिसमें कि वाटर कंटेंट इतना ज्यादा है, and it has got different immunoglobulins, it has got albumins, plasma proteins, nutrients and different other components with it. तो ये सारी चीजें कफात्मक हैं, मतलब हमारे शरीर को जो आप बिल्डिंग ब्लॉक्स कहेंगे या फिर जो प्रेरणा या जीवन दे रही है, तर्पण कर रही है, वैसे सब फंक्शंस करने वाली जो चीजें हैं वो सारी हमें प्लाज्मा में मिल रही हैं, राइट? एंड बेसिकली वो आप धातु में बहुत ही ज्यादा रिच है. जब आप उसी जगह पे एरिथ्रोसाइट्स को देख रहे हैं या फिर जो आप जो सेटल्ड या फिर रेड पार्ट देख रहे हैं ब्लड का, उसमें आपको हेवी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, प्लस इनकी जो ओरिजिन है दैट इज लाइक कमिंग अप फ्रॉम लिवर और स्प्लीन और फ्रॉम द बोन मैरो, इनकी वजह से ये काफी ज्यादा पित्त में रिच होते हैं. ओके, सो जब हम रक्त की बात करते हैं तो हम पित्त को उसके साथ में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पित्तज पार्ट है हमारे रक्त का वो पोर्शन क्या है. ओके, so these are the different bulbs that we use in our labs or generally we use for blood tests. जैसे हमने पहले कहा था कि we have got this pointer. हमारे पास ये जो रेड कलर की ट्यूब है इसको हम लोग प्लेन ट्यूब कहते हैं. इस ट्यूब के अंदर कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं रहता है. ओके, सो एंटीकोएगुलेंट नहीं रहने की वजह से जो ब्लड होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, मतलब वो जम जाता है, एंड इसकी वजह से हमें सीरम मिलता है. Now, what is serum and what is plasma? We will see in the further slides. But we get serum over here. ये जो बाकी के हमारे ट्यूब्स हैं, these 4 tubes, these all contain anticoagulants. ठीक है, इन सब के अंदर anticoagulants रहते हैं. And उस पर्टिकुलर टेस्ट में जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसके द्वारा कौन सा टेस्ट करना है उसके हिसाब से उनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट क्या रहेगा करके हम लोग उसमें एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं. The most common one over here is the lavender wala. This lavender one is actually EDTA, that is ethylene diamine tetraacetic acid anticoagulant use होता है इसके अंदर, and this is used for studying of blood cells. तो RBCs, WBCs study करने के लिए हम लोग EDTA sample लेते हैं, and number of other tests also. Then we have got fluoride bulb. Okay, so this fluoride bulb, this is used for basic investigation of blood sugar levels. ठीक है. So जैसे हमने बोला कि we have got plasma and we have got serum.
Okay, so now what is the difference between the plasma and the serum? आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमें EDTA की बल्ब में ऊपर येलो पोर्शन में मिल रहा है और जो रेड बल्ब में हमें ऊपर के येलो पोर्शन में मिल रहा है? So अगर आप ये पिक्चर को देखोगे, so यहाँ पे you can see serum and the blood clot. Okay, यहाँ पे you can see the plasma, you can see the buffy coat and you can see the RBCs. Okay, so एक चीज तो क्लियर हो गई है कि सीरम जहाँ पे रहता है वहाँ पे बफी लेयर नहीं होती है, वहाँ पे हमें क्लॉट मिलता है, एंड जहाँ पे प्लाज्मा रहता है वहाँ पे हमें WBC एंड प्लेटलेट की बफी कोट मिलती है, RBCs अलग से मिलते हैं. रेड पोर्शन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस. नाउ क्लॉटिंग में क्या होता है कि क्लम्प हो जाते हैं, सब चीजें जो होती है वो इकट्ठा हो जाती हैं, RBCs एंड जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पोर्शन होता है वो काफी ज्यादा घना हो जाता है. ओके, एंड जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है वो सारा सीरम में आ जाता है. ओके, टैबुलर फॉर्म में अगर इसे समझेंगे तो प्लाज्मा में एंटीकोएगुलेंट्स आर नीडेड फॉर प्यूरिफिकेशन. ओके, सो एंटीकोएगुलेंट्स हमें चाहिए ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मिले, बिकॉज वी वांट इट टू बी, the plasma actually consists of platelets, but then we'll see again. Okay, serum, there is no anticoagulant required, you only need a plain bulb. In case of plasma, it can be prepared as soon as the blood has been mixed thoroughly. Okay, so generally हम लोग क्या करते हैं, हम लोग EDTA वगैरह जब सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो उसको लाने के बाद में हम लोग लैब में रोटेटर पे रखते हैं. So we have this machine जो कंटिन्यूअसली रोटेट होती रहती है. सो जैसे 4 बार्स रहते हैं, वो आपस में चलते रहते हैं और उसके ऊपर हम लोग ला करके ट्यूब को रख देते हैं. व्हाट हैपेंस इज कि वो रोटेटर अपना नीचे चलता रहेगा, ट्यूब्स आपस में ही मिक्स होती जाएंगी, अच्छे से ब्लड मिक्स हो जाता है, एंड देन उसके बाद में हम उसको 15 मिनट्स के लिए स्टैंडिंग के लिए रख देते हैं. इन केस ऑफ सीरम 30 मिनट्स डिले फॉर अ क्लॉट फॉर्मेशन. सो EDTA बल्ब में हम लोगों ने रोटेटर का यूज किया, whereas फॉर केस ऑफ प्लेन बल्ब हम लोग सिंपल प्लेन बल्ब को कलेक्शन के बाद में ट्रे में रख देते हैं, हाफ एन आवर के बाद में हमें सीरम मिल जाता है. Okay. In case of plasma, fibrinogen is present, whereas in case of serum, fibrinogen is absent. So we know कि fibrinogen का बहुत important role होता है in case of blood clotting. तो हमें सीरम में ब्लड क्लॉट मिला है जबकि हमें प्लाज्मा में नहीं मिला था. इसके लिए जो फिब्रिनोजेन है वो प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा सैंपल रहेगा उसमें फिब्रिनोजेन प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, और सीरम में बिकॉज क्लॉट हो गया तो सीरम में नहीं रहेगा. Platelets and WBCs can contaminate the liquid fraction. So basically, अगर हम प्लाज्मा को किसी स्लाइड पे लेके टेस्ट करेंगे तो we can find some WBCs और platelets over there. जबकि सीरम जो होता है उसमें कोई भी आपको जहां तक हो सके ब्लड सेल्स नहीं मिलेंगे. Composition of iron is representative of the circulating blood. सो हमारे शरीर में जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो टाइम पे उसमें आयन कॉम्पोजिशन क्या है वो हमें प्लाज्मा में मिलती है. सीरम में क्या होता है कि इसमें पोटेशियम की लेवल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज्ड रहती हैं. ठीक है, सीरम पोटेशियम की. द प्लाज्मा इज कंसिडर्ड लेस स्टेबल. ओके, सो इन केस ऑफ स्टोरेज वगैरह के हिसाब से प्लाज्मा उतना ज्यादा टाइम तक हम लोग नहीं रख सकते हैं, बट सीरम को हम लोग काफी ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. A similar image, but all the 3 things that you need to remember is, number 1, प्लाज्मा में एंटीकोएगुलेंट्स का यूज होता है, सीरम के लिए नहीं यूज होता है. आप चाहे तो सेंट्रीफ्यूज करके भी प्लाज्मा सीरम को ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज की क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में एंड सीरम में नहीं होता है. जनरली प्लाज्मा इज रिक्वायर्ड टू गिव टू द पेशेंट्स व्हिच हु लैक द ब्लड सेल्स. करंट कोविड सिचुएशन में भी हम लोग प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं एंड प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं, whereas serum it is used for diagnostic purposes and clinical tests. Okay, so now this is the general definition कि normally plasma को define कैसे करते हैं, serum को कैसे define करते हैं. So plasma is a clear straw colored liquid portion of the blood which remains after red blood cells, WBCs and platelets and other cellular components are removed. It is single largest component of human blood comprising of 55% and contains water,
salt, enzyme, antibodies and other proteins. ठीक है, तो बेसिकली 45% हमारे पास ब्लड कंपोनेंट्स एंड जो लाल भाग रहता है शरीर रक्त का वो होता है, एंड बाकी 55% जो होता है हमारे पास, जिसमें हमारे बाकी की सारी चीजें आती हैं रस रक्त संवहन की, वो प्लाज्मा है. In case of serum, serum is defined as the fluid and the solute component of the blood. ठीक है. Solution होता है. Solution is like when two things are mixed together. उसके अंदर छोटे छोटे solutes रहते हैं and different other contaminants रहते हैं वगैरह, ऐसे काफी सारे terms रहते हैं. But उस सोल्यूशन में से जितने भी हेवी पार्ट्स अगर है उनको निकाल दिया जाए तो जो हमारे पास लाइटर पोर्शन बचता है, दैट इज व्हाट इज द सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड इट डज नॉट प्ले अ रोल इन क्लॉटिंग. सो क्लॉटिंग फैक्टर्स बेसिकली एंड जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं सीरम में से. इट मे बी डिफाइंड एज द ब्लड प्लाज्मा विदाउट fibrinogen. Serum includes all the proteins not used in blood clotting, electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and exogenous substances, for example, the drugs or the microorganisms. Serum does not contain any WBCs, RBCs, platelets, or clotting factor. ठीक है? So, बहुत सारी चीजें हमने देख ली, क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम सुन लिए. अब हम लोग बात करेंगे क्लॉट के बारे में. सो हमें इतना पता है कि क्लॉट होता है एक ब्लड का जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स रहते हैं एंड जो कि टाइड अप होते हैं फिब्रिनोजेन की वजह से. So there are different types of clot that we come across now. अभी हमें जो स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, this is like after a you can say a nasty wound, maybe probably गिरने के बाद में वगैरह इस बच्चे को ये wound हुआ है. It is a clear case of clotting. ये स्कैब फॉर्मेशन है. अगेन दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग. पहले थोड़ी सी घसर चोट लग जाती है एंड देन धीरे धीरे वो चोट भरती है. तो वो भरती कैसे है? बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो स्किन है वो रिट्रैक्ट होके पुल हो रही है जिसके से स्कैब फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्लॉटिंग. ये हमें वेसल्स में मिल रही है. तो यहाँ पे जनरली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. एंड दिस इज लाइक जैसे पेटिकियल हेमोरेजेस वगैरह रहती हैं. सो पेटिकियल हेमोरेजेस मतलब बहुत ही माइन्यूट होल से ब्लीडिंग होना एंड जनरली वो स्किन लेयर्स के विद इन इट रहती है. इसकी वजह से वो हमें ब्रूज की तरह दिखाई देती है. सो इवन इन केस ऑफ ब्रूजेस दैट इज व्हाट हैपेंस. सो मुक्का मार वगैरह में जो चोट लगती है ना, पेटिकियल हेमोरेजेस हो जाती हैं एंड जब वो क्लॉट होते हैं तब हमें वहाँ पे ब्लूइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन मिलता है. This is another type of clot. This is very common in cases of patients with, you can say, I am not remembering the disease. In cases of even DVT or varicose veins, okay. But in later stages, so generally यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को जो होता है लोअर लिम्स में बहुत ही ज्यादा इजीली ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है. सो अगर ब्लड क्लॉट की बात की जाए तो ब्लड क्लॉट क्या होता है? नॉर्मली जब हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है, इट फ्लोज इन अ वेरी नॉर्मल सेंस. ओके, सारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा के सारे कंटेंट्स खुशी खुशी जा रहे हैं. लेकिन जब उनमें से कहीं पे भी फिब्रिन स्ट्रैंड्स में या फिर कोई एक्टिवेटिंग फैक्टर की वजह से फिब्रिन्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें एक ब्लड क्लॉट मिलता है. एंड जनरली दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स. So now we will talk about the blood coagulation. Okay, I think I'm coming in between. Okay. So blood coagulation is a process which changes the circulating substances within the blood into an insoluble gel. So जो बहती हुई चीजें थी रक्त के अंदर वो एक insoluble मतलब ना पिघलने वाले जेल में बदल जाती हैं. This gel plug the gel plugs leaks in blood vessels and stops the loss of blood. So generally ये क्या करता है कि blood vessel से निकल के जहाँ पे भी blood loss हो रहा होता है वहां जाकर के उसको stop कर देता है. The process requires coagulation factors, calcium and phospholipids.
इन शॉर्ट अगर डिफाइन करना हो बहुत ही आसान शब्दों में, सो ब्लड कोआगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल एंड फॉर्म्स अ ब्लड क्लॉट. नाउ जनरली जो भी ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं, बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द लिवर. Ionized calcium, which is again very important, is available in the blood and from the intracellular sources. So generally calcium absorption के बाद में blood में आ जाता है, and that is the most common source. Phospholipids. Phospholipids are prominent components of the cellular and the platelet membranes. So जो membrane layers रहती हैं जिसमें phospholipid bonds रहते हैं, phospholipid structures जो हम लोगों ने पढ़े होंगे cell wall के, वो हमें उधर से membrane से मिलते हैं. Okay, they provide a surface upon which the chemical reactions of coagulation can take place. तो जो उनकी surface रहेगी उसके ऊपर सारा interaction होगा. We all have heard about coagulation factors. हमने कई बार नाम सुने हैं. हमारे पास ऐसे 12 coagulation factors हैं. Factor 1 fibrinogen, Factor 2 prothrombin, Factor 3 tissue thromboplastin or the tissue factor, Factor 4 ionized calcium, Factor 5 labile factor or proaccelerin, Factor 6 is unassigned. Actually nowadays Factor 6 is not used. It is no more active. Factor 7 is stable factor or the proconvertin. Factor 8 is the antihemophilic factor A. Factor 9 is the plasma thromboplastin component or the Christmas factor. Factor 10 is the Stewart-Prower factor. Factor 11 is the plasma thromboplastin antecedent. It is also known as the antihemophilic factor C. Actually, 3 hemophilic factors हैं, आगे हम लोग पता चलेंगे. Factor 12 is the Hagman factor and factor 13 is the fibrin stabilizing factor. Okay. याद कैसे कर सकते हैं भाई? बहुत डेंजरस होता है ये 12 नाम याद करने हैं. सो एक बहुत ही आसान सा न्यूमोनिक है. न्यूमोनिक मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके फर्स्ट लेटर से हम लोग आसानी से चीजों को याद कर पाएंगे. सो ये सेंटेंस है, foolish people try climbing long slopes after Christmas. Some people have fallen. Okay, so F is for fibrinogen, P is for prothrombin, T is for thromboplastin, C is for calcium or the ionic calcium, L is for the long labile factor or the proaccelerin, S is for stable factor, A is for antihemophilic factor A, C is for Christmas factor, S is for Stewart-Prower factor, P is for plasma thromboplastin antecedent factor or the AHFC, H is for Hagman factor and F is for fibrin stabilizing factor. ठीक है, इस तरीके से आपने ये 12 नाम याद करने. इसमें से जो 6 है, we have realized कि it is no more used और इसका actually कोई use ही नहीं था blood coagulation में, so it is just a name, nothing else. कोआगुलेशन होता कैसे? सो दो प्रोसेसेस होती हैं जनरली जिसके थ्रू कोआगुलेशन होता है. These are the intrinsic pathway and the extrinsic pathway. Intrinsic मतलब अंदर का and extrinsic मतलब बाहर का. इतना उसके नाम से एक आइडिया लग जाता है. Okay, so the intrinsic pathway can be initiated by events which take place within the lumen of blood vessels. तो जो बहता हुआ blood है उसके अंदर अगर कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट होना चाहिए, तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं. द इंट्रिंसिक पाथवे रिक्वायर्स ओनली एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल द क्लॉटिंग फैक्टर्स, calcium and platelet surface, which are found within or intrinsic to the vascular system. Okay. The extrinsic pathway is the other route to coagulation. It requires tissue factor. अभी जो टिश्यू वाला पोर्शन है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज ब्लड वेसल्स के अंदर टिश्यू की जरूरत नहीं थी. ठीक है, तो जो टिश्यू फैक्टर जो हमें टिश्यूज से मिलने वाला है, विच इज अ substance which is not available in the blood vessels and hence it is known as extrinsic. Okay,
or not normally circulating in the vessel, tissue factor is released when the vessel wall is ruptured. ठीक है? So this is the common example of how intrinsic factor or extrinsic factor works. I think okay, this is a Wikipedia image. Okay, so यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमने अभी फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जो 12 फैक्टर्स जिनके बारे में हमने बात की थी, वो 12 फैक्टर्स एक्चुअली इस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में अपना अपना रोल प्ले करते हैं. Okay. जो हमें यहाँ पे APTT एंड PT दिखाई दे रहा है, ये जनरली हमारे जो टेस्ट होते हैं, जो हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं, ये वो टेस्ट है. तो उसमें से जो PT है, दैट बेसिकली स्टडीज द एक्सट्रिंसिक पाथवे, एंड जो APTT है, दैट स्टडीज द इंट्रिंसिक पाथवे. ओके. So for today I'll stop here, and next हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग इन pathways को डिटेल में एक बार देखेंगे. ठीक है? If you have any queries, let us discuss that. And what is important is आपको इसमें एक homework मिला था. You have to finish that homework. And second would be second homework रहेगा आपका सारे factors के नाम को learn करने के लिए. ठीक है? Bye. Take care.